फ्रेंड्स नमस्कार। सबसे ज़्यादा जो डिमांड में वीडियो था वो यह था कि लास्ट ईयर जो हमने 61 टॉपिक को डाला था अपडेट, उसको अपडेट कर दिया जाए। देखिए वो टॉपिक्स बेस्ड थे ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यह भी जो वीडियो है मैंने 55 टॉपिक्स का कलेक्शन लिया है और यहाँ पे ये भी बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, और 2021 के एनालिसिस के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप इन टॉपिक्स को अगर अभी से भी 2 महीना समय आपके पास बचा है, अगर आप अभी से भी इन 2 महीनों में एक एक टॉपिक को भी करते हैं तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 85 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ओनली फ्रॉम दीज सेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट डूइंग ऑल दीज टॉपिक्स हम टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं, हम ट्रेंड्स को देख लेते हैं जो यूपीएससी ने अब तक उसका यूपीएससी का पूछने का जो ट्रेंड रहा है। देखिए यूपीएससी का 4 कोर एरिया रहा है। उस 4 कोर एरिया में पहला है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। हमने इसको एक में इंक्लूड कर दिया है। 25 to 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। 25 से 30% सवाल यहां से बनते हैं। चूंकि आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स सीएससी के साथ होता है, यही कारण है कि यूपीएससी ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे फोकस बढ़ा दिया है और यह ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रहेगा, ये बात आप ध्यान देंगे। पॉलिटी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए जरूरी है, दैट इज वाई यूपीएससी हर साल 18 से 22 सवाल यानी 20 का हम एवरेज मानते हैं, तो यूपीएससी यहां से पूछता रहा है। उसके बाद इतिहास सेक्शन पे 20 सवाल, खासकर मॉडर्न पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है और एंशिएंट और मिडीवियल के टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे भी 15 से 20 सवाल पूछता है। गवर्नमेंट स्कीम्स कहां से करनी है मैं अभी बता देता हूं आपको, और इकोनॉमिक्स के भी कुछ ही थीम्स है जहां से वो पूछता है। इसके अलावा कुछ नॉन कोर एरियाज हैं जैसे साइंस एंड टेक, 10 से 12 सवाल। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में ये नहीं पढ़ना है कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस है, रिपोर्ट्स है, कोई समिट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, तो इन पे फोकस है। ओके, स्पोर्ट्स अचानक से यूपीएससी ने 3 सवाल प्रीलिम्स में पूछ लिए। 2008-9 के बाद यूपीएससी ने स्पोर्ट्स पूछना बंद कर दिया था, केवल स्टेट सर्विसेज के लिए छोड़ दिया था, बट यूपीएससी को लगा कि नहीं, अब स्टेट सर्विसेज में हमें भी इंटरफेयर करना है और हमें भी सवाल पूछने हैं। Okay, friends, I am Deepak and you are watching IAS PCS Factory. So if you are new to the channel, please subscribe. और हम यहाँ पे एक एक करके मैंने लिख लिया है ताकि समय आपका बच जाए, ठीक है, और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। ओके, क्योंकि अभी आपका 2 महीना प्रीलिम्स बचा है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं बताऊंगा और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं ताकि मैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, द फर्स्ट सेक्शन एंड द कोर सेक्शन इज एनवायरमेंट में कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल लॉज, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। हालांकि रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हम आगे भी देखेंगे, बट इसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो जो भी बॉडीज होती है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उस पर पूछता है यूपीएससी। या फिर मान लीजिए कि इंडिया का कोई एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इस पे फोकस है। ओके, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और साथ ही साथ इसमें ग्लोबल वार्मिंग, फिर इसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो उसके इफेक्ट के बारे में सवाल बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स में रामसर वाले जो वेटलैंड्स हैं कि भारत में अभी कितने हैं, रिसेंट में कौन कौन से ऐड हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस रहता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उस पे फोकस रहता है। कौन सी नदियां कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है, अगर कोई नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में चर्चा में है तो उस पर पूछ लेता है। कोई न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति खोजी गई है तो उस पर पूछता है। अच्छा, यूपीएससी में एक चीज मैंने नोटिस किया कि अगर किसी ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार है तो हाई चांस है कि उसका उत्तर वही होगा, और वेस्टर्न घाट दोनों है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये सेंसिटिव लोकेशंस है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव लोकेशंस है। और जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन में अंडमान निकोबार वेस्टर्न घाट है और एक तरफ दिया है कि कोई इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इस तरह का, या फिर कोई नॉन सेंसिटिव एरिया है, तो आप सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर लीजिए। अंडमान एंड निकोबार से यूपीएससी को बहुत प्यार है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ओके, फॉरेस्ट सर्वे 2021 को आप देख लेंगे, ट्रेंड देखेंगे, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, इस तरह से टोटल कितना है, इन चीजों को आप देख लेंगे।
पोल्यूशन पे फोकस है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी पोल्यूशन, नाइट्रेट पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ों पे बहुत, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनको आप देख लेंगे। अच्छा, कुछ और जो बेसिक्स एनवायरनमेंट के होते हैं ना, उनको भी आप पढ़ ही लिए होंगे मुझे लगता है, कि फूड चेन, फूड वेब, इन तरह की चीज़ों को, तो उसको मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। ओके, यूपीएससी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई मुझे आइडेंटिफाई करना हो, देन आई वुड से द 7th नंबर टॉपिक ये है एग्रीकल्चर। आप इसे इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी दोनों में पढ़ते हैं, तो इसमें बेसिकली इसकी लोन वगैरह, फाइनेंस, क्रेडिट, सब्सिडीज, एमएसपी, एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, क्रॉप्स, इस तरह की चीज़ों पे, मिलेट्स वगैरह पे फोकस है। तो इस चैप्टर, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में, बट आप छोटे सिंप्लीफाई करके अपना नोट्स बना लेंगे और कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है इस पे फोकस रखेंगे। अभी हमने क्लाइमेट चेंज देखा था, बट यहाँ पे क्लाइमेट होगा, यानी जलवायु। जलवायु में बहुत ज़्यादा कि कोपेन का क्लासिफिकेशन डिटेल में तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, लैटिट्यूड से क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की चीज़ों पे आप देख लेंगे। और ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैपिंग में मैंने देखा है कि मिडिल ईस्ट, या दूसरे शब्दों में कहें कि वेस्ट एशिया, चूंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली टर्ब्यूलेंट रीजन रहा है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे यूपीएससी पूछ लेता है कि गोलन हाइट कहाँ पे लोकेटेड है, सीरिया में है कि जॉर्डन में है कि इजिप्ट में है कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी, जैसे 2015 का एक क्वेश्चन था गोलन हाइट से रिलेटेड, तो इस तरह से चीजें देख लेंगे। रिवर्स, नदियों को जरूर देखेंगे और नदियों को मैप पे जरूर बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पेनिनसुलर रिवर्स या फिर हिमालयन रिवर्स, एंटीसीडेंट कौन सी है। लेक्स देख लेंगे, रिवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्स से। सॉइल, मिट्टी जरूर देखेंगे, मिट्टी का क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, कौन सी मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है और किस चीज की ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा फसल किस मिट्टी में उगता है। और भारत के मैप पे एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत सा एक चित्र बनाया हुआ है, जिसमें कि पूरी सॉइल का क्लासिफिकेशन दिखाया हुआ है, वो आप देख लेंगे। वेजिटेशन, अगेन आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के लिए जो सोर्स है ना, वो जानना जरूरी है। मुझे लगता है एनसीईआरटी 11th एंड 12th और मृणाल सर के चैनल पे रतंजलि मैम ने वीडियो डाला था, वो अगर उतना आप कर लेते हैं, मोर देन एनफ है। करंट अफेयर्स में जो बची कुछ चीजें होंगी कि कहाँ वोल्केनो आया और इस तरह की चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, बेसिकली मिलान करने को आता है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल है, कौन सा इंडस्ट्री है। ओशियंस पे पूरी ओशियनोग्राफी तो मैं नहीं कहूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कोरल रीफ्स, ये एनवायरमेंट में भी आप पढ़ेंगे। मिनरल्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, टेम्परेचर, साल्ट कैसे घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर मान लीजिए कि कोल्ड करेंट्स, वार्म करेंट्स, तो थोड़ा सा करेंट्स को देख लेंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स, अगेन मिलान करने को आएगा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इस तरह की चीजें। ओके, इकोनॉमी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, कि जैसे सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। इस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप कर लेंगे। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनको कर लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया ने देखा था 1990 में, 91 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया। तो अभी हमारे एक पड़ोसी मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में, तो अगेन इट कैन बी ए हॉट टॉपिक। वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो गई, भारत भी हालांकि बहुत उसमें हेल्प कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए 3 सोर्स मैं बता रहा हूँ, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ लेंगे। विजन, शंकर और वाजीराम, आपको जो ठीक लगता हो। जैसे कई लोगों को कम पेज वाला पसंद है, कई लोगों को ज़्यादा पेज का चाहिए, डिटेल में चाहिए, आप अपनी सुविधानुसार तीनों को एक बार मार्केट में देख लीजिए। प्रिंट आउट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, या फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में थोड़ा सा ट्रेंड देख लेंगे, जीडीपी वगैरह देख लेंगे कि कैसे ट्रेड वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब बढ़ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। पॉलिटी सेक्शन, चूंकि हर एक सिविल एस्पिरेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, तो यूपीएससी का फोकस इनमें रहता है। बट यूपीएससी एक ट्रेंड फॉलो करता है, जैसे आपने देखा होगा कि 6-7 सवाल केवल फंडामेंटल राइट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2021 के प्रीलिम्स में पूछ लिया। और मैंने जब वीडियो बनाया था पिछला, तो उसमें बताया था कि कैसे ये फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना,
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी को साथ में लिख दिया है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी बस 11 ड्यूटीज हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था, तो ज्यादा इसमें डिटेल है नहीं। सिर्फ यूपीएससी ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, आपको उसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है। उसमें से या तो एक फंडामेंटल राइट इंक्लूड कर देता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड कर देता है। नेक्स्ट है हमारा अगेन डीपीएसपी, इसमें भी यही पूछता है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, मिलान करने को दे देगा। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के ये हेड होते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 73वां और 74वां अमेंडमेंट और इसकी कंपलसरी एंड वॉलंटरी, मेनली कंपलसरी प्रोविजंस को, वॉलंटरी प्रोविजंस आप बस एक दिमाग में रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आपको तारीफ ही करनी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आप इस पे फोकस ज्यादा रखेंगे। इमरजेंसी पे आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे फोकस रखेंगे। इसके प्रोविजंस के बारे में जरूर पूछ लेता है, खासकर नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आज तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया, इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया तब भी। पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे और कम फोकस रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर पे। फेडरलिज्म को आप कर लेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जिसे आप कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह की चीजों को आप कर लेंगे। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। साइंस एंड टेक में जाएंगे तो यूपीएससी ने 2021 में बेसिक साइंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगेन घटना चक्र के जो क्वेश्चंस है ना, आप उनको लगा जाइएगा। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ना, उसका फोकस यहीं पे है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा। ओके, 32वां नंबर टॉपिक है हमारा कि बायोटेक से रिलेटेड है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेंगे जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, तो इस तरह की चीजों को आप जरूर कर लेंगे। नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला ये देख लेंगे। वैसे शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिटरेचर का, तो ये भी आप अलग से देख लेंगे कि पीस एंड लिटरेचर। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पे फोकस रखेंगे, इसमें फोकस नासा और इसरो पे, स्पेस में नासा और इसरो पे और डिफेंस में डीआरडीओ की इनिशिएटिव्स पे, बस इनका एक लाइन में याद रखेंगे, डिटेल में कुछ भी नहीं जाना है। अब इसरो के डिटेल, इसरो अगर कोई काम कर रहा है तो उसके डिटेल में जा भी सकते हो, वो भी बड़ी स्कीम हो, बड़ी इनिशिएटिव हो जो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा डिटेल में कई दिन तक कवर किया गया हो, तो अन्यथा एक दिन आया हो हल्का सा न्यूज़ में तो बस उसका नोमेनक्लेचर ही काफ़ी होगा कि ये किससे संबंधित है। इसमें टर्म्स पे आप जरूर ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में नाम है तो नासा का इनिशिएटिव होगा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होगा। अगर मान लीजिए कि सी फी इस तरह से कुछ करके नाम है तो ये चाइनीज इनिशिएटिव हो सकता है। संस्कृत में नाम है चंद्रयान, मंगलयान, इस तरह का कुछ करके तो ये इसरो का इनिशिएटिव हो सकता है, इस तरह की। ओके, हिस्ट्री बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको क्लासिफाई करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट सम हाउ आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसको क्लासिफाई किया जाए। इन एंशिएंट इंडिया आई हैव सीन दैट टर्मिनोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर जो एंशिएंट और मिडीवियल इंडिया के जैसे पटक किला, ये शब्द किससे संबंधित है, अगर इतना भी आप जान जाएंगे तो बहुत है। हड़प्पा सिविलाइजेशन या एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, जैसे कि मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, तो इनमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मिली, ये चीज़ें जरूरी है। घोड़ा कहाँ पे अवेलेबल था, इस तरह की चीज़ें यूपीएससी पूछ रहा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से, बुद्धिज्म से हर साल यूपीएससी को प्यार है, पिछली बार डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट गुफाओं से जरूर सवाल पूछ लिया, तो ये चीज़ है। संगम एंड चोला, ये साउथ का पार्ट है तो इसको भी थोड़ा सा आप जगह देंगे अपने प्रिपरेशन में। मौर्य एंड गुप्ता, इनको भी कर लेंगे, खासकर मौर्य और गुप्ता को हम कल्चर जहां पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ज़्यादा पढ़ेंगे। राजा महाराजा पे कम फोकस दे करके ज़्यादा फोकस आप इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल पार्ट पे देंगे। इवन जो हम कल्चर देखेंगे उसमें भी यही होगा। मिडिवियल इंडिया में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, सिंस ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहे हैं, यूपीएससी का फोकस इन पे ज़्यादा रहता है। ट्रैवलर्स जैसे कि इब्न बतूता, मार्को पोलो, वो कहाँ से थे, कब आए, उन्होंने भारत में क्या देखा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी हैज कवर्ड दिस थिंग ब्यूटीफुली। ओके, विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट हो गया है जब से बीजेपी सरकार में आई है।
जोक्स अपार्ट, विजयनगर साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी आपने देखा विजयनगर से दो दो सवाल पूछे गए 2021 में। दिल्ली सल्तनत, इसमें अब देखिए बहुत बड़ी थीम हो जाती है। तो अगेन मैं यही कहूंगा ना कि मुगल पढ़ रहे हो या दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो तो आप इनकी इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल पार्ट पे देखें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो अलाउद्दीन ने क्या किया, फिरोज शाह और मुगल बात जो पगला बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस पे आप फोकस करेंगे। ओके, बलबन को भी एक ले सकते हैं। मुगल इंडिया में अकबर, शाहजहां और एक जहांगीर को भी इंक्लूड कर ले, क्योंकि पेंटिंग्स में ये थोड़े से फेमस है, तो कल्चर वाला भी पार्ट इनका इंक्लूड हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिए बहुत ही मुश्किल है क्लासिफाई करना, बट एनीवे पर्सनालिटीज, इवन आप मेंस का भी सिलेबस देखेंगे ना तो पर्सनालिटीज वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने किस चीज से जुड़े थे, इनका वर्क क्या था, किस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने फाउंड किया या दे वे रिलेटेड विद, या अगर न्यूज़पेपर कोई निकालते थे तो उनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था। जैसे मान लीजिए केसरी, मराठा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, इस तरह की चीजों को आप पढ़ लेंगे। गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय, जैसे मान लीजिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स एक ही थे, या किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया, कब किया, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा हत्याकांड और आउटुक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फाउंडेशन। तो इस तरह से करके पूछा जा सकता है 213, 123, 312, इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी में सजाने को दे दिया जाएगा। रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स यूपीएससी बहुत पूछता है, खासकर इसका फोकस सबल्टर्न सेक्शन पे रहता है, विच इज अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, जैसे कि पीजेंट हो गए, वर्कर्स हो गए, तो इनकी मूवमेंट पे फोकस है बहुत ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो अदर यूरोपियंस थे उनको भी आप साथ में रख करके एक चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे। कल्चर के सेंस में नितिन सिंघानिया पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, आप आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़िए, इसी में स्कल्पचर इंक्लूड कर दीजिए, और क्लासिकल सॉन्ग्स एंड डांस, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और पेंटिंग्स, इन चैप्टर्स पे आप फोकस रखेंगे। आईआर एंड मिसलेनियस में कई बार मैं देखा हूं 5 से 8 सवाल बन जाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्फ्रेंस हुई, सबमिट हुआ, जैसे मान लीजिए एपेक है, तो एपेक में पूछ लिया जाता है कि क्या भारत, एपेक का पर्पस क्या है और क्या भारत एपेक का मेंबर कंट्री है, तो नहीं, भारत एपेक में सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर मान लीजिए कि आसियान पूछ लिया, या सार्क पूछ लिया, यूरोपियन यूनियन पूछ लिया, या जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस चर्चा में रहती हैं, जैसे मान लीजिए आरसीईपी है तो इस पे पूछ लिया, तो क्या, और एक सवाल जरूर पूछता है क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, तो आप देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए आर्कटिक काउंसिल है तो वहां भी भारत सिर्फ ऑब्जर्वर है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन। देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन में अचानक से यूपीएससी ने 2021 में 3 सवाल पूछ लिए। उसके पहले यूपीएससी नहीं पूछ रहा था, 2008-9 के बाद यूपीएससी ने स्पोर्ट्स सेक्शन को पूछना बंद कर दिया था, और अचानक से 3 सवाल स्पोर्ट्स सेक्शन में यूपीएससी ने पूछ लिया। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इन 3 सवालों को छोड़ देंगे। 3 सवाल का मतलब होता है 6 मार्क्स, बट इसको मैं 6 नहीं मानता हूं, 3 × 2.66 कर लीजिए, ये इतने मार्क्स के सवाल होते हैं। क्योंकि अगर इन 3 सवालों में से मान लेते हैं वर्स्ट केस में अगर आपने गलती की तो 0.66 तो आपका वैसे ही जा रहा है। तो ये है फ्रेंड्स, मैंने सारी इंपॉर्टेंट थीम्स को बता दिया, जितनी ट्रेंड है यूपीएससी का पिछले 10 साल का कोर एरिया को बता दिया। ये 4 कोर एरिया है, बेसिकली 5 है अगर ज्योग्राफी को ये इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने कुछ मिसलेनियस सेक्शंस बता दिए, कौन कौन से चैप्टर्स यूपीएससी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। 2021 के जो वीडियो था, मोर देन 3.5 लाख पीपल हैव वॉच्ड दैट। अगर आप इस पैटर्न पे आप अभी से अपना नोट्स बनाएं, आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह यूपीएससी का प्रीलिम्स आपका कोई उसमें अड़चन आएगा। एक और बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स इसलिए क्लियर कर पाते हैं क्योंकि वो पैटर्न समझते हैं। जितनी भी आपने सुना होगा कि इनका 6 बार प्रीलिम्स हो गया, इनका 8 बार प्रीलिम्स हो गया लगातार, और कई लोगों का सुना होगा कि इनका एक भी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। अगर आप दोनों को रियल में अगर देखेंगे ना, तो हो सकता है कि जिनका नहीं हुआ उन्होंने ज़्यादा भी पढ़ाई की। बस अंतर यही रह जाता है कि आपने चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखा। एक ही न्यूज को आप क्या प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं या नहीं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आया, मान लीजिए आईआर का,
तो अगर उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लग जाएंगे पढ़ने तब तो हो गया आपका कल्याण। आप सिर्फ ये देखिए कि यूपीएससी इसके बारे में पूछ क्या रहा है, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या भारत मेंबर है या नहीं। हमारा कंसर्न ही नहीं है कि अदर कंट्रीज उसके कौन कौन से मेंबर हैं, चिले है कि नहीं, फिजी, गुयाना, दुनिया भर के देश हो या नहीं, हमें क्या करना है, या उसकी अब तक की ट्रेजेक्टरी क्या रही है, वैसे अपने को नहीं जाना है। देखिए इलिमिनेशन को लेकर के हम बात करेंगे, कुछ वीडियोस जो हम बात करेंगे यूपीएससी में कि इलिमिनेशन कैसे करना है। करंट अफेयर्स की हम सीरीज चला रहे हैं, नोट्स आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर्स में मैंने नोट्स बनाया है, आप उस तरह का नोट्स बनाइए। जैसे आज 100 क्वेश्चन मैंने डाला था, तो उस तरह। अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये करंट अफेयर सफिशियंट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जितनी भी करंट अफेयर्स में करा रहा हूं, बीपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए सफिशियंट होंगे, बशर्ते यूपीएससी में एक एडिशन है कि आपको पीटी 365 करना होगा, और पीटी 365 का मैं यहाँ पे समरी ऑलरेडी करवाऊंगा। अब कुछ दिनों में कुछ दिनों में हम उसको शुरू करेंगे। पॉलिटी एंड आईआर से हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।